आप सभी का स्वागत है हमारे मामा भांजा आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आज मैं आप सबके सामने साइंस का टॉपिक लेके आई हूँ, अर्थात साइंस सब्जेक्ट में आप लोगों को पढ़ाऊंगी। उसके अंतर्गत हम आज पढ़ेंगे जीव विज्ञान के बारे में, अर्थात बायोलॉजी के बारे में, कि जीव विज्ञान जो है क्या है, इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, उसके बारे में हम उसके आज जानेंगे। ठीक है, तो जीव विज्ञान इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि जीव विज्ञान के अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता। तो जीव विज्ञान के अंतर्गत जीव विज्ञान की वह शाखा है। जीव विज्ञान को हम क्या कहेंगे? तो विज्ञान की वह शाखा है, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता? तो जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है, जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम कहते हैं जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान क्या है? तो जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करते हैं, उसे हम कहते हैं जीव विज्ञान, अर्थात बायोलॉजी। फिर हम देखते हैं कि जीव विज्ञान के जनक कहा जाता है अरस्तु को। जीव विज्ञान के जनक कहा जाता है अरस्तु को। उसके पश्चात ये जीव विज्ञान जो नाम है, ये किसके द्वारा दिया गया? तो जीव विज्ञान का नाम दो वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया है। तो आगे हम जानते हैं जीव विज्ञान की परिभाषा। जीव विज्ञान के अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है, उसके बारे में आगे हम पढ़ते हैं। तो पहले मैंने आपको बता दिया कि जीव विज्ञान क्या होता है। चलिए यहाँ पर देखते हैं जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी। जीव विज्ञान के अंतर्गत तो विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम जीव विज्ञान या बायोलॉजी कहते हैं। जीव विज्ञान के अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करते हैं। उसके पश्चात देखते हैं कि जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है अरस्तु को। उसके पश्चात जीव विज्ञान शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो हम कह सकते हैं कि जीव विज्ञान जो हम कहते हैं, यह शब्द दिया गया था सबसे पहले 1801 में। कब दिया गया था? 1801 में। तो याद रखना, जीव विज्ञान जो शब्द है 1801 में दो वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया था। उसमें एक का नाम है लेमार्क और एक का नाम है ट्रेवीरेनस। एक का नाम है लेमार्क, क्या नाम है? लेमार्क। और एक का नाम है ट्रेवीरेनस। एक का नाम है लेमार्क और एक का नाम है ट्रेवीरेनस। इन दोनों वैज्ञानिकों के द्वारा ही 1801 में जीव विज्ञान शब्द दिया गया था। उसके पश्चात एक वैज्ञानिक और आते हैं जिसका नाम है डार्विन। डार्विन के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है। उस पुस्तक का नाम याद रखना, डार्विन की पुस्तक का नाम है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक डार्विन के द्वारा लिखी गई। तो डार्विन के द्वारा एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये डार्विन के द्वारा लिखी गई है और जीव विज्ञान शब्द लेमार्क और ट्रेवीरेनस के द्वारा दिया गया 1801 में। अब ये लेमार्क जो है फ्रांस के निवासी है और ट्रेवीरेनस है, ये कहाँ के निवासी है? जर्मनी के। तो आप सभी को क्लियर हो गया होगा, जीव विज्ञान के अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करते हैं, इसीलिए हम जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। और जीव विज्ञान जो शब्द है वो दो वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया है। एक का नाम है लेमार्क और एक का नाम है ट्रेवीरेनस। इन दोनों वैज्ञानिकों के द्वारा ही 1801 में जीव विज्ञान शब्द दिया गया था। उसके पश्चात एक वैज्ञानिक आता है जिसका नाम है डार्विन। डार्विन की पुस्तक का नाम है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो ये याद रखना। उसके पश्चात डार्विन ने एक सिद्धांत दिया है। डार्विन की पुस्तक का नाम तो ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज है, परंतु इन्होंने डार्विन के द्वारा ही एक सिद्धांत दिया गया है। डार्विन के द्वारा ही एक सिद्धांत दिया गया है जिसका नाम है प्राकृतिक चयनवाद।
प्राकृतिक चयनवाद सिद्धांत हम कह सकते हैं, और इसका एक और अन्य नाम है जिसे हम कहते हैं प्राकृतिक वर्णवाद सिद्धांत। तो डार्विन की दो बातें याद रखना। डार्विन की पुस्तक का नाम है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। उसके पश्चात इनके द्वारा ही एक सिद्धांत प्रस्तुत किया गया जिसका नाम है प्राकृतिक चयनवाद, और प्राकृतिक चयनवाद को ही कहा जाता है प्राकृतिक वर्णवाद। यहाँ पर इस सिद्धांत में डार्विन के द्वारा क्या कहा गया है? तो डार्विन ने कहा प्राकृतिक चयन, चयन का मतलब क्या होता है? किसी चीज का चयन करना, सिलेक्ट करना। तो यहाँ पर डार्विन ने ऐसा कहा कि प्रकृति जो है खुद यह चयन करती है कि कौन इस पृथ्वी पर रहेगा और कौन इस पृथ्वी पर नहीं रहेगा। तो यही जो है डार्विन के सिद्धांत में कहा जाता कि जो पृथ्वी है, जो हमारी प्रकृति है, वही निर्धारण करती है कि इस संसार में कौन जीव रहेगा और कौन सा जीव इस संसार से जाएगा। इसी सिद्धांत में यही बात कही गई। तो डार्विन की पुस्तक का नाम है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, और एक है सिद्धांत दिया है प्राकृतिक वर्णवाद या प्राकृतिक चयनवाद। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। उसके पश्चात हम आगे देखते हैं। यहाँ पर ये मैंने बताया वही है प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत, और प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत भी डार्विन के द्वारा दिया गया है। फिर हम आगे देखते हैं कि जीव विज्ञान की दो शाखाएं। हमने कह दिया कि जीव विज्ञान के अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करते हैं। तो जीव विज्ञान के भी दो शाखाएं हैं, दो तरह से जीवों का अध्ययन किया जाता है। एक है जंतु विज्ञान और एक है पादप विज्ञान। जीव विज्ञान की दो शाखाएं हैं, एक का नाम है जंतु विज्ञान जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता, और एक है पादप विज्ञान जिसमें वनस्पति या पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता। चलिए आइए पढ़े, हम देखते हैं कि जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान जिसे हम प्राणी विज्ञान या जूलॉजी के नाम से भी जानते हैं, इसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है तथा जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। जंतु विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता, और अरस्तु की ही एक पुस्तक है जिसका नाम है हिस्टोरिया एनिमिलिया। अरस्तु की एक पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया एनिमिलिया, हिस्टोरिया एनिमिलिया या एनिमिलियम। ठीक है, और इसमें 500 प्रकार के जंतुओं का वर्णन किया गया है। 500 प्रकार के जंतुओं का वर्णन अरस्तु की बुक है हिस्टोरिया एनिमिलिया में 500 प्रकार के जंतुओं का वर्णन किया गया। तो जंतु विज्ञान के जनक है अरस्तु है, और अरस्तु की एक पुस्तक है जिसका नाम है हिस्टोरिया एनिमिलिया। वहां पर 500 प्रकार के जंतुओं का वर्णन किया गया। तो जीव विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं? दो। कौन कौन सी? तो क्या है? जंतु विज्ञान और पादप विज्ञान। हमने जंतु विज्ञान में देखा कि जंतु विज्ञान में जीवों का अध्ययन किया जाता है। उसके पश्चात जंतु विज्ञान के जनक कौन है? तो जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु है। उसके पश्चात हमने देखा कि जंतु विज्ञान के जनक है जिनका नाम अरस्तु है, और अरस्तु की ही एक बुक है जिसका नाम है हिस्टोरिया एनिमिलिया। उसी हिस्टोरिया एनिमिलिया में अरस्तु के द्वारा 500 प्रकार के जंतुओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, उसके पश्चात हम आगे देखते हैं वनस्पति विज्ञान। अब हम देखते हैं वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान में क्या होता है? तो इसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। तो हम वनस्पति विज्ञान कह लो या पादप विज्ञान कह लो, एक ही होता है। तो वनस्पति विज्ञान या पादप विज्ञान जिसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। इसके जनक कौन है? तो इसके जनक है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस है पादप विज्ञान के जनक। जैसे हमने देखा जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु है, उसी तरह से पादप विज्ञान के जनक है जिसका नाम है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस की पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम में 500 प्रकार के पौधों की किस्मों का वर्णन किया गया है थियोफ्रेस्टस के द्वारा। तो वनस्पति विज्ञान या पादप विज्ञान के अंतर्गत पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है,
और यहाँ जनक कहे तो थियोफ्रेस्टस है और पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम और यहाँ पर 500 प्रकार के पौधों का वर्णन किया गया। ठीक है, ये दोनों क्लियर हो गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। उसके पश्चात कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो देखते हैं। चलो, यहाँ पर एक वैज्ञानिक है हिप्पोक्रेटस। एक मिनट रुकना। चलिए, एक वैज्ञानिक है हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस ने क्या किया था, सबसे पहले रोगों पर लेख लिखे और रोगों के उपचार हेतु रसायन का प्रयोग किया। सबसे पहले हिप्पोक्रेटस नामक एक वैज्ञानिक है, इन्होंने रोगों का उपचार किया है, रोगों अर्थात बीमारी का उपचार किया है। तो उन्होंने बीमारी की जो उपचार किया है वो रसायन का प्रयोग करके किया। हिप्पोक्रेटस नामक एक वैज्ञानिक है, इन्होंने सबसे पहले रोगों पर लेख लिखे, मतलब रोगों का उपचार करने के लिए एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक में उन्होंने सभी जानकारी लिख दी और उसके पश्चात इन्होंने रोगों का उपचार किया। तो उसमें उन्होंने रसायन का प्रयोग करके रोगों का इलाज किया। मतलब वर्तमान में इसी चिकित्सा पद्धति को, मतलब केमिकल का प्रयोग करके उन्होंने इलाज किया लोगों का। तो वर्तमान में इस चिकित्सा पद्धति को हम क्या नाम देंगे, तो वर्तमान में जो डॉक्टर या जो चिकित्सक है वो रसायन का प्रयोग करके केमिकल युक्त टेबलेट बनाएगा, उस चिकित्सा पद्धति को हम कहते हैं एलोपैथी। तो याद रखना, हिप्पोक्रेटस को एलोपैथी के जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले रसायन का प्रयोग करके रोगों का इलाज किया था। चिकित्सा विज्ञान के जनक किसे कहा जाता, हिप्पोक्रेटस को कहा जाता। क्लियर हुआ। हिप्पोक्रेटस नामक एक वैज्ञानिक है जिन्होंने उपचार के लिए अर्थात रोगों अर्थात बीमारी के उपचार के लिए उन्होंने सबसे पहले रसायन का प्रयोग किया। और वर्तमान में यदि रसायन का प्रयोग करने वाला जो डॉक्टर होगा, उस चिकित्सा पद्धति को हम क्या कहेंगे, एलोपैथी। हम जो दवाइयाँ लाते हैं ना मेडिकल से वगैरह से, जो भी केमिकल युक्त होती, जो जल्दी ही असर दिखा देती है, उन दवाइयाँ जो हमें दी जाती है, जो डॉक्टर हमारा उन दवाइयों से इलाज करता है, उसी चिकित्सा पद्धति को हम कहते हैं एलोपैथी। फिर अगला एक वैज्ञानिक आता है जर्मनी का। जर्मनी का एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है सैमुअल हैनीमैन। यह सैमुअल हैनीमैन ने रोगों का क्या किया, उपचार। रोगों का उपचार किया, परंतु प्राकृतिक रसायन का प्रयोग करके। प्राकृतिक रसायन का प्रयोग करके रोगों का उपचार करने वाले वैज्ञानिक का नाम है सैमुअल हैनीमैन, परंतु रसायन का प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक का नाम है हिप्पोक्रेटस। तो सैमुअल हैनीमैन के द्वारा ही रोगों का उपचार करने के लिए उन्होंने प्राकृतिक रसायन का प्रयोग किया। प्राकृतिक रसायन का मतलब होता है कि बीमारी को देखा जाता, बीमारी को देखने के बाद वो कितनी मात्रा में वो बीमारी ठीक हो सकती है, उतनी ही मात्रा में वो जो दवाई खिलाई जाती है। चलिए, क्या है प्राकृतिक रसायन में क्या क्या होता है, तो प्राकृतिक रसायन का मतलब होता है कि कोई बीमारी है, किसी व्यक्ति को बीमारी है और वो माप के आधार पर उसको कितनी, वो मापतोल के आधार पर रसायन का प्रयोग किया जाता है, उसी चिकित्सा पद्धति को हम कहते हैं प्राकृतिक रसायन। मतलब कि कितनी उस व्यक्ति को कितनी बीमारी है, उसके आधार पर हम क्या करते हैं, उस बीमारी का इलाज करने के लिए एक रसायन का प्रयोग करते हैं जिसका नाम है प्राकृतिक रसायन। उसके पश्चात इसी चिकित्सा पद्धति को हमने क्या कह दिया, होम्योपैथिक। तो होम्योपैथिक जो है, एक मिनट, होम्योपैथिक के जनक हम किसे कहेंगे, सैमुअल हैनीमैन को। सैमुअल हैनीमैन को कहा जाता है होम्योपैथी के जनक। क्लियर हो गया है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर हम देखते हैं कि पृथ्वी पर अब क्या हो गया, चरक। अब हमने देखा कि चरक बोल रही, आयुर्वेद के जनक है जिनका नाम है चरक। आयुर्वेद के जनक जिसे हम कहते हैं चरक। उसके पश्चात आयुर्वेद का प्रचार करने वाले का नाम भी है महर्षि अत्रि। आयुर्वेद का प्रचार किया गया महर्षि अत्रि के द्वारा। और देवता कौन है? आयुर्वेद के देवता कहा जाता है धन्वंतरि को। किसे कहा जाता है? धन्वंतरि। धन्वंतरि को कहा जाता है आयुर्वेद के देवता। उसके पश्चात देखो, चरक की पुस्तक का नाम है चरक संहिता। महर्षि अत्रि के द्वारा प्रचार किया गया आयुर्वेद का, और आयुर्वेद के देवता कहा जाता है धन्वंतरि को। उसके पश्चात शल्य चिकित्सा तो नाम सुना ही होगा आपने। शल्य चिकित्सा मतलब ऑपरेशन के दौरान जो हमारी चमड़ी को वापस सिला जाता है, हमारी स्किन को वापस सिला जाता, उसे हम कहते हैं शल्य चिकित्सा, या हम कह सकते हैं साधारण भाषा में कहे तो टाके लगाए जाते हैं। तो शल्य चिकित्सा के जनक कहा जाता है किसे कहा जाता है? सुश्रुत को। शल्य चिकित्सा के जनक सुश्रुत को कहा जाता है। आयुर्वेद के जनक चरक को कहा जाता है। होम्योपैथी के जनक सैमुअल हैनीमैन को कहा जाता, और एलोपैथी के जनक हम कहते हैं हिप्पोक्रेटस को। ठीक है, तो सुश्रुत की पुस्तक का नाम है सुश्रुत संहिता। पुस्तक का नाम क्या है? सुश्रुत संहिता। तो आयुर्वेद के जनक हमने चरक को कहा, और प्रचारक कौन है? महर्षि अत्रि है। देवता कौन है? धन्वंतरि है। शल्य चिकित्सा के जनक सुश्रुत है, जिनकी पुस्तक का नाम है सुश्रुत संहिता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि पृथ्वी पर प्रथम जीव की उत्पत्ति कैसे हुई है। पृथ्वी पर प्रथम जीव की उत्पत्ति आज से लगभग 3.8 करोड़ वर्ष पूर्व हुई थी। यहाँ याद करना, पृथ्वी पर प्रथम जीव की उत्पत्ति आज से लगभग 3.8 करोड़ वर्ष पूर्व मानी जाती है। और ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पर जब प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई थी, वो हुई थी समुद्र से। कहाँ से मानी जाती है? समुद्र से। पृथ्वी पर प्रथम जीव की उत्पत्ति समुद्र से मानी जाती है। और जब समुद्र से किसी जीव की उत्पत्ति हुई है, तो वो समुद्र से वो जो जीव बना था उसकी आकृति कैसी है? उस जीव की आकृति है नीले हरित शैवाल। नीले हरित शैवाल के समान उस जीव की आकृति दिखाई दे रही थी। तो पृथ्वी पर प्रथम जीव की उत्पत्ति 3.8 करोड़ वर्ष पूर्व मानी जाती है। और यहाँ पर प्रथम जीव की उत्पत्ति समुद्र से मानी जाती है। और उस जीव जो दिखाई देता था किस प्रकार का? तो नीले हरित शैवाल के समान वो दिखाई देता था। इसीलिए इस शैवाल को, जो पृथ्वी पर प्रथम प्रकाश संश्लेषण जीव भी कहा जाता, इसी शैवाल को हम कह सकते हैं कि प्रथम प्रकाश संश्लेषण जीव के नाम से भी जानते हैं, नीले हरित शैवाल। ठीक है, चलिए हम पूरा क्लियर यहाँ पढ़ते हैं, उसके बाद में आपको ये बता दूंगी किस प्रकार से है। चलिए, क्या है? जीव की उत्पत्ति कैसे हुई? तो पृथ्वी पर प्रथम जीव की उत्पत्ति लगभग 3.8 करोड़ वर्ष पूर्व हुई है। और ऐसा माना जाता है कि प्रथम जीव की उत्पत्ति समुद्र से हुई होगी। और जीव विज्ञान की उत्पत्ति से संबंधित मान्य परिकल्पना किसके द्वारा दी गई थी? ओपेरेन नामक एक वैज्ञानिक ने। याद रखना, ओपेरेन या ओपेरेन नामक वैज्ञानिक ने 1924 में एक कल्पना की थी, और उन्होंने बताया कि पृथ्वी पर जो प्रथम जीव है वो किस प्रकार से बना। उन्होंने कहा कि प्रारंभ में कुछ तत्व होंगे, वो परमाणु अवस्था में होंगे। परमाणु अवस्था में होंगे, उसमें हाइड्रोजन की मात्रा ज्यादा होगी। हाइड्रोजन की मात्रा उसमें कैसी होगी? ज्यादा होगी। तो हाइड्रोजन की मात्रा, तो क्या हो गया? प्रारंभ में कुछ तत्व परमाणु अवस्था में उपस्थित है जिसमें हाइड्रोजन की मात्रा ज्यादा थी। तो यहाँ ध्यान देना, परमाणु तो बहुत सारे थे वायुमंडल में, परंतु उसमें हाइड्रोजन की मात्रा ज्यादा थी।
तो इस हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर ली। हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ क्रिया की और क्रिया के पश्चात उन्होंने क्या बन गया, जल का निर्माण कर दिया। और उसी जल की एक बूंद बनी, उसी जल में क्या बना, कुछ इस प्रकार के बैक्टीरिया पनपने लग गए वहां पर। ये बैक्टीरिया धीरे धीरे पनपने लग गए और एक नए जीव का निर्माण कर देते हैं। इसी तरह से तो याद रखना, ओपेरेन नामक वैज्ञानिक के द्वारा परिकल्पना कब की गई थी, तो 1924 में। उसमें क्या कहा गया, तो उन्होंने कहा कि प्रारंभ में कुछ तत्व होंगे परमाणु अवस्था में होंगे और परमाणु अवस्था से वो उसमें हाइड्रोजन की मात्रा ज्यादा होगी। हाइड्रोजन की मात्रा ज्यादा थी तो हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर ली और क्रिया करने के बाद क्या बन गया, जल का निर्माण हो गया। इसी तरह से नए जीव की उत्पत्ति, अर्थात इसी तरह से प्रथम जीव की उत्पत्ति कहाँ पर, समुद्र में हुई होगी। चलो फिर अगला एक वैज्ञानिक आता है जिसका नाम है स्टैनले मिलर। स्टैनले मिलर ने क्या कहा, स्टैनले मिलर ने कहा कि 1955 में, स्टैनले मिलर ने 1955 में ओपेरेन की जो कल्पना थी, ओपेरेन के द्वारा जो कल्पना की थी उसको सही साबित किया गया। स्टैनले मिलर ने ओपेरेन की कल्पना को 1955 में सही साबित किया कि हाँ, जो ओपेरेन ने बताया ऐसा ही हुआ होगा प्रथम जीव की उत्पत्ति के दौरान। ऐसा माना जाता है कि प्रथम जीव जो था वो नीले हरित शैवाल के समान था। ऐसा माना जाता है कि प्रथम जीव जब बना होगा वो नीले हरित शैवाल के समान दिखाई दिया होगा। इसीलिए उस जीव को हमने प्रथम प्रकाश संश्लेषण जीव भी कहा, क्योंकि ये जो नीला था, और हमें पता है जो नीला पदार्थ होता है, अर्थात पेड़ पौधों में भी हमने देखा है जो हरे रंग के पेड़ पौधे होंगे वो अपना भोजन स्वयं बनाएंगे। तो उसी तरह से नीले हरित शैवाल ने सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण किया होगा, इसीलिए इसे पृथ्वी पर प्रथम प्रकाश संश्लेषण जीव के नाम से भी जाना जाता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान इन्होंने धीरे धीरे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने लग गए और ऑक्सीजन की मात्रा वर्तमान में हमारे वायुमंडल में कितने परसेंट है, 21% होगी। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर जीवधारियों का वर्गीकरण देखते हैं। जीवधारियों का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है और वर्तमान में जो हम जीवधारियों का वर्गीकरण पढ़ते उसके जनक कौन है, यहाँ पर देखते। जीवधारियों का वैज्ञानिक आधार किसके द्वारा दिया गया था, जॉन रे। जॉन रे नामक वैज्ञानिक के द्वारा ही जीवधारियों का वर्गीकरण वैज्ञानिक आधार पर किया। तो जब आपसे पूछा जाए कि जीवधारियों का वर्गीकरण वैज्ञानिक आधार पर किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया, तो उसका नाम बताना। जॉन रे नामक वैज्ञानिक के द्वारा ही जीवधारियों का वर्गीकरण वैज्ञानिक आधार पर किया है। फिर हम देखते हैं, लेकिन जीवधारियों के आधुनिक वर्गीकरण में सबसे प्रमुख योगदान आता है एक स्वीडिश के वैज्ञानिक है जिसका नाम है कैरोलस लिनियस। इसका नाम आप सभी ने सुना होगा। कैरोलस लिनियस के द्वारा आधुनिक वर्गीकरण, अर्थात आधुनिक वर्गीकरण में जिस आधार पर हम, आधुनिक का मतलब क्या होता है, जो वर्तमान में चल रहा, वर्तमान में हम जिस आधार पर जीवों का अध्ययन करते हैं उसे हम कहते हैं आधुनिक वर्गीकरण। तो वर्तमान में हम जीवों का जिस प्रकार से हम अध्ययन करते हैं और जिस तरह से हम उसको पढ़ते हैं, ये बांटने वाला वैज्ञानिक का नाम क्या था, कैरोलस लिनियस। इसीलिए कैरोलस लिनियस को आधुनिक जीवधारियों के वर्गीकरण के पिता भी कहा जाता है, या फिर उन्हें वर्गीकीवाद के पिता के नाम से भी जाना जाता है। अगला, कैरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक, इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है सिस्टेमा नेचुरी। कैरोलस लिनियस की पुस्तक का नाम है सिस्टेमा नेचुरी। वहां पर उन्होंने संपूर्ण सभी प्रकार के जीवधारियों का वर्गीकरण 2 आधार पर किया। तो सिस्टेमा नेचुरी जो पुस्तक है कैरोलस लिनियस की है, और इस पुस्तक के अंतर्गत कैरोलस लिनियस ने संपूर्ण जीवधारियों को 2 जगतों में बांटा है। एक है पादप जगत और दूसरा है जंतु जगत।
क्लियर हुआ। क्या है, जीवधारियों के वैज्ञानिक आधार पर किस वैज्ञानिक ने बांटा, तो जॉन रे नामक वैज्ञानिक ने। फिर हम देखते हैं कि आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर जीवधारियों को किसने बांटा है, कैरोलस लिनियस के द्वारा बांटा। और इस कैरोलस लिनियस की एक पुस्तक है जिसका नाम है सिस्टेमा नेचुरी, वहां पर इन्होंने जीवधारियों का वर्गीकरण केवल 2 आधारों पर किया है, जो कि हम वर्तमान में पढ़ते हैं, पादप जगत और जंतु जगत। अब हम इन सभी को अलग अलग से देखेंगे किस प्रकार से है। चलिए हम ये पढ़ते हैं, कुछ जीवधारियों के नाम और उनके वैज्ञानिक नाम पूछे जाते हैं, तो वो देखते हैं हम। तो यहाँ देखना, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम तो सभी को याद होना चाहिए। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। क्या है, होमो सेपियंस। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। उसके पश्चात मेंढक का वैज्ञानिक नाम है राना टिग्रीना। मेंढक का वैज्ञानिक नाम है राना टिग्रीना। फिर आता मक्खी का वैज्ञानिक नाम है मस्का डोमेस्टिका। मक्खी का वैज्ञानिक नाम है मस्का डोमेस्टिका। कैसे याद करोगे, मस्का, मस्का से याद रखो मास्क। हम मास्क कब लगाते हैं, जब मक्खियां भिनभिनाती, जो गंदगी होती है वहां पर हम मास्क लगाते हैं। तो मास्क लगाते हैं, तो मक्खी से याद रखना, मक्खी का वैज्ञानिक नाम है मास्का डोमेस्टिका। और आम का वैज्ञानिक नाम तो है क्या है, मेगीफेरा इंडिका। चावल और धान, धान और चावल एक ही होता, इसे कहा जाता ओराइजा सटाइवा। राइजा से याद रखना राइस, राइस मतलब चावल, चावल मतलब धान। तो धान या चावल का वैज्ञानिक नाम हो गया ओराइजा सटाइवा। आम का वैज्ञानिक नाम हो गया मेगीफेरा इंडिका। मक्खी का वैज्ञानिक नाम हो गया मस्का डोमेस्टिका। उसके पश्चात हमने देखा किसका, मेंढक का वैज्ञानिक नाम हो गया राना टिग्रीना। और मनुष्य का वैज्ञानिक नाम हो गया होमो सेपियंस। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ और इसके नाम है वो देखते हैं। चलिए, गेहूं का वैज्ञानिक नाम, गेहूं का वैज्ञानिक नाम है टिट्रिकम एस्टिवम। गेहूं का वैज्ञानिक नाम है टिट्रिकम एस्टिवम। मटर का वैज्ञानिक नाम है पाइसस सेटाइवम। क्या नाम है, पाइसस सेटाइवम। उसके पश्चात चने का वैज्ञानिक नाम है सीसर एरिएटिनम। सीसर एरिएटिनम चने का वैज्ञानिक नाम। मटर का वैज्ञानिक नाम पाइसस सेटाइवम। गेहूं का वैज्ञानिक नाम टिट्रिकम एस्टिवम। उसी तरह से सरसों का वैज्ञानिक नाम है ब्रासिका जुनसिया। क्या कहेंगे, ब्रासिका जुनसिया। आपको जो मैंने पढ़ाया वो आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों को ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए।